like a Hellcat. सुबह 12 के लास्ट में हमने देखा कि हैजुन बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि बाका कॉल पर रो रही है। मगर ये सीन यहीं कट हुआ, यानी हमें पूरा नहीं दिखाया गया, बल्कि नेक्स्ट सीन से दिखाया जाता है कि बाका कार वॉश कर रही है, जो कि उसकी न्यू जॉब है। यानी उसे ग्यूसिंग होटल की सेक्रेटरी जॉब छोड़े हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं, जिसे हैजुन बार बार कॉल्स करता भी है मगर वो उसकी कॉल पिक्स नहीं करती। इसलिए हैजुन, जो कि अमेरिका में है, वो परेशान होने लगा कि आखिर बाका मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। कि तभी उसे एक पर्सन ने मीटिंग में आने को कहा, जो कि स्टार्ट होने ही वाली थी। देन हैजुन ने सभी के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी अबाउट नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट, जिसके बाद अब हमें नाही को दिखाया गया, जो कि वूजाई के साथ ग्यूसिंग होटल आ रही है। तो तब उन दोनों को साथ में आता देख मिस डोही ने नाही को बहुत ज्यादा डांटा और फिर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। नेक्स्ट सीन में हैरी, जो कि इंजी से लड़ रहा है, ये बोल कर कि तुम अभी प्रेसिडेंट ना से ब्रेकअप करो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के चक्कर में इतने बड़े आदमी को डेट कर रही हो। यानी क्या तुम्हें आइडिया भी है कि उसकी उम्र कितनी है? आज सोया और कल नहीं उठा तो तुम विधवा बन जाओगी। मगर इंजी मानती नहीं, बल्कि हैरी को चुप कर अपने रूम में चली गई। अब हम देखते हैं बाका, जो कि आफ्टर वर्क वापस घर जा रही थी, कि तभी बस में बैठ उसे हैजुन का मैसेज आया, जो कि बता रहा था कि मैं कल वापस कोरिया आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी कॉल्स और मैसेजेस का आंसर क्यों नहीं दे रही हो, पर मैं श्योर हूँ कि कल तुमसे मिलकर सारी बात क्लियर कर लूँगा। तो तब उन मैसेजेस को रीड कर बाका कुछ नहीं बोलती, बल्कि वो दिन याद करती है जब हैजुन ने अमेरिका पहुंचकर सबसे पहले बाका को कॉल की थी। तो तब बाका हैजुन की आवाज़ सुन रो पड़ी, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी पेंटिंग चोरी का इल्ज़ाम खुद पर लेकर, जिस वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। हैजुन परेशान होकर पूछता है, क्या हुआ? यानी तुम रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है? तो तब बाका ने उसे कुछ नहीं बताया था, ताकि उसकी बिजनेस ट्रिप खराब ना हो, बल्कि ये बोल देती है कि मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुन अपने आंसू रोक नहीं पाई। हैजुन पूछता है, मगर क्यों? यानी क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो? तो ये बात सुन बाका बिना कोई रिप्लाई दिए कॉल कट कर देती है। एंड देन प्रेजेंट में खुद पर गुस्सा करने लगी कि मुझे क्या ज़रूरत थी हैजुन के सामने रोने की। वेल, अब हम देखते हैं बाका पुलिस स्टेशन आई और उस ब्लैक कार की एक्सीडेंट रिपोर्ट कराने लगी, जिसके उसने फोटोज क्लिक किए थे, क्योंकि उसे पूरा शक है कि तभी पेंटिंग चोरी हुई थी। कि तभी फोटो में से कार का नंबर देख पुलिस ऑफिसर ने बताया ये तो चोरी की कार है। तो तब ये बात सुन बाका हैरान हुई। और वही मिस डोही जब जैसे घर वापस आई तो तब शोर सुन पूछती है कि आखिर ये शोर कैसा। तो इस पर हाउसकीपर ने बताया कि प्रेसिडेंट ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुकिंग कर रहे हैं। तो ये बात सुन मिस डोही को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में किचन आकर पूछती है, फादर आप कुकिंग क्यों कर रहे हो? तो तब उन्होंने बताया कि मैं इंजी के साथ रैमन बना रहा हूँ। मिस डोही कहती है, 1 मिनट, रैमन? यानी पहले तो आपको रैमन बिल्कुल पसंद नहीं थे जब एक बारी नाही ने आपके लिए वो बनाए थे। तो तब प्रेसिडेंट ना ने जवाब दिया कि मगर अब हैं, क्योंकि मेरी सुंदरी को भी रैमन पसंद है, इसलिए आज से मेरी रैमन फेवरेट डिश। जिन दोनों के इस लवी डवी बिहेवियर को देख मिस डोही बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई। कि तभी प्रेसिडेंट ना को कोई कॉल अटेंड करने बाहर आना पड़ा। तो तब उनके जाते ही मिस डोही ने डायरेक्ट इंजी का कॉलर पकड़ लिया कि तू बाज नहीं आएगी, है ना? इंजी पूछती है कि आखिर मैंने क्या किया जो आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। तो इस पर मिस डोही इंजी को जब जैसे मुक्का मारने ही वाली थी कि तभी इंजी प्रेसिडेंट ना को हनी हनी बोलकर पुकारने लगी, जिनके आते ही मिस डोही ने तुरंत इंजी को छोड़ दिया। वेल, अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहां हैजुन फाइनली वापस कोरिया आ चुका है और ग्यूसिंग होटल में आने के बाद सबसे पहले प्रेसिडेंट ना से मिला, जो कि हैजुन से खुश थे, क्योंकि उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से वो लोग 2 कदम आगे बढ़ पाए। कि तभी हैजुन बताता है कि नॉर्थ स्काई होटल के ऑनर यानी मिस्टर एंडी नेक्स्ट वीक कोरिया आएंगे एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो ये सुन प्रेसिडेंट ना ने बताया कि वैसे मुझे पता चला कि एंडी नॉर्थ स्काई होटल का असली ऑनर नहीं, जिस पर हैजुन जवाब देता है कि हाँ ये बात मुझे भी पता चली थी। यानी नॉर्थ स्काई होटल का असली ऑनर कौन है किसी को नहीं पता, क्योंकि वो कभी मीडिया के सामने नहीं आए। मगर मिस्टर एंडी तब भी फाउंडेशन मेंबर हैं, यानी असली ऑनर के सेकंड हैंड। वेल, बातों बातों में प्रेसिडेंट ना बताते हैं कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ उसी लेडी से जो घर आई थी, और आज मुझे उसके पेरेंट्स से मिलना है। तो ये सुन हैजुन उनके लिए खुश हुआ। और फिर जब जैसे बाहर आया कि तभी मिस डोही को देख उनसे हाय हेलो करने के बाद डायरेक्ट बाका के बारे में पूछता है कि बाका कहाँ हैं, आपके ऑफिस में?
तो इस बात पर मिस डोही ने जब जैसे बताया कि बाका अब यहाँ काम नहीं करती, यानी उसे जॉब से निकाल दिया गया है मिस्टर जैक्सन की पेंटिंग चोरी के केस में, तो ये सुन हैजुन के होश उड़ गए। इसलिए वो डायरेक्ट अपनी मॉम से मिलने उनके ऑफिस आया, जहाँ मिस ओइन हैजुन को देख काफ़ी ज़्यादा खुश थी और पूछती हैं कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही। मगर वो उनसे सिर्फ बाका के बारे में पूछता है, ये बोलकर कि आपने आखिर क्यों बाका के साथ ऐसा किया, यानी मैं मान ही नहीं सकता कि वो चोरी कर सकती है। सिर्फ आप ही हो जो उससे नफरत करती थी, इसलिए आपने जानबूझकर उसे पेंटिंग लेके भेजा। तो ये बात सुन मिस ओइन बात को मानने से इनकार करने लगी कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो गरीब लड़की खुद पेंटिंग डिलीवर करना चाहती थी ताकि फिर उसे चोरी कर सके। पता नहीं तुम उस गांव की लड़की पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हो। तो ये सुन हैजुन गुस्से से कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि बाका निर्दोष है तो आप उसे वापस जॉब पे रखोगी। मिस ओइन इस बात के लिए रेडी नहीं थी, मगर हैजुन मानता नहीं और कह देता है कि मैं बहुत जल्द असली मुजरिम को सामने लाऊंगा जिसने ये पूरा खेल खेला, और फिर चाहे वो कोई भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिस ओइन हैरानी से पूछती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो इस पर हैजुन कहता है कि आप मुजरिम थोड़ी है ना, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं, और फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। बाहर आकर वो डायरेक्ट बाका को कॉल करता है एंड पूछता है कि इतना सब हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और इस टाइम तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे फेस टू फेस बात करनी है। तो तब बाका कहती है कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी अब सब खत्म हो चुका है, एंड मैं क्या करती तुम्हें सच बताकर, तुम भी मेरी बात पे बिलीव नहीं करते। खैर मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट कर दी है कार वॉशिंग की, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, और फिर इतना कह कॉल कट कर देती है। हैजुन ये बात सुन हैरान था कि इतनी ठंड में बाका कार वॉशिंग जॉब कर रही है, मगर कुछ भी हो मुझे पता लगाना ही होगा कि वो इस टाइम कहाँ है। कि तभी अचानक हैजुन की मुलाकात वूजाई से हुई, जिससे वो बाका के वर्क प्लेस का एड्रेस ले लेता है। पहला हम वूजाई को देखते हैं जिसे मिस ओइन ने मिलने बुलाया था, और फिर वो उस पर बरस पड़ी कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो जो दिन पर दिन मेरी बेटी के क्लोज आ रहे हो, यानी क्या ये बात तुम्हारी समझ नहीं आती कि ना ही और तुम्हारा कोई मैच नहीं, या तुम्हें उससे अभी और मतलब पूरे करने हैं। तो इस पर वूजाई बताता है कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, यानी मैंने नाही को डेट अपने मतलब पूरे करने के लिए नहीं किया, बल्कि उसने खुद मुझे गोस्योंग स्पॉन्सरशिप दिलाई, एंड आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द नाही के काबिल बन जाऊंगा, बस आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मगर वो तब भी मानती नहीं और बोल देती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं क्या क्या करवा सकती हूँ। जिनके इस रूड बिहेवियर को देख वूजाई काफ़ी हैरान था। और वहीं मिस्टर चोई प्राइवेट लोन शॉप के बाहर आ तो गए थे, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि तभी उनके पास मिस यांग की कॉल आई, तो तब वो वहाँ से चले गए। फिर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बाका सभी कार्स को पार्किंग स्पेस बता रही है, मगर जब जैसी हैजुन की कार उसके सामने आई तो उसे देख बाका शॉक रह गई, एंड हैजुन भी गुस्से से बाका को घूर रहा था, मगर फिर बाहर आकर डायरेक्ट बाका के सामने आकर खड़ा हो गया। बाका पूछती है कि आप यहाँ कैसे, तो वो उसे पहले डायरेक्ट कार में बैठने को बोलने लगा, मगर जब बाका मानती नहीं और बताती है कि ये मेरा वर्किंग टाइम है इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती, तो तब वो उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा, मगर बाका पीछे हो जाती है, जिससे फिर हैजुन ने चिल्लाकर पूछा कि तुमने आखिर मुझसे क्यों ये बात छुपाई कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, क्या इसी वजह से तुम मेरी कॉल्स का आंसर नहीं दे रही थी। बट फिर बाद में खुद को शांत कर प्यार से बाका को समझाने लगा कि वो उसके साथ चले, मगर बाका हैजुन का हाथ दूर कर देती है और बताती है कि ये जॉब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी मैं बिना टाइम वेस्ट करे सिर्फ पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि योल्मू के डायपर और मिल्क पाउडर का खर्च उठा सकूं। हैजुन बोलता है वो सब मैं तुम्हें लाके दे दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। तो ये सुन बाका पूछती है मगर क्यों, तुम क्यों मुझे मेरे बेबी का सामान लाके दोगे, यानी क्या तुम प्लीज़ मुझे भिखारी समझकर मेरे ऊपर तरस खाना बंद कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई कमज़ोर नहीं बल्कि इतनी काबिल हूँ जो खुद से अपने बेबी का खर्च उठा सकूँ, इसलिए तुम प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। और फिर गुस्से में वहाँ से जाने लगी। हैजुन कहता भी है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मगर वो रुकती नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मिस ओइन जो कि इस बात से परेशान है कि उन्होंने हैजुन के लिए क्या कुछ नहीं किया,
मगर अब वही उन्हें क्रिमिनल की नज़र से देखने लगा है। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की और फिर नशे की हालत में हैरी को कॉल कर अपने पास बुलाती हैं। तो ये सुन हैरी जल्दी से रेडी होकर मिस ओहिन के पास जाने लगा और वही मिस्टर बॉग जो कि मिस मार्करे के साथ मार्केट जा रहे थे, इसलिए इंजी से योलमू का ख्याल रखने को बोलते हैं क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। और फिर जब जैसी बाहर आए कि तभी इन दोनों की मुलाकात प्रेसिडेंट ना से हुई जो कि इंजी के पेरेंट्स से मिलने आए हैं बिना इंजी को बताए। हमेशा की तरह मिस्टर बॉग ने यहाँ भी प्रेसिडेंट ना का कॉलर पकड़ लिया एंड कहने लगे कि तू फिर हमारे सामने आ गया, क्या तुझे 50 साल पहले इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के बाद भी चैन नहीं? मिस मार्करे हैरानी से पूछती हैं कौन सा सीन? मगर प्रेसिडेंट ना मिस्टर बॉग को पीछे कर वहाँ से चले गई ये बोलकर कि आज मेरे पास तुम दोनों के मुंह लगने का टाइम नहीं, क्योंकि आज मेरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मीटिंग है, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ता नहीं। बट अब क्योंकि प्रेसिडेंट ना को नहीं पता कि कौन सा घर इंजी का है, इसलिए उन्होंने इंजी को कॉल की, मगर वो कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो उस टाइम योलमू का ख्याल रख रही थी। इसलिए प्रेसिडेंट ना खुद से गली गली घूमकर इंजी का घर ढूंढने लगे और फिर नाकवन के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि आखिर इंजी कॉल पे क्यों नहीं कर रही है एंड इसमें से आखिर कौन सा घर उसका है। कि तभी इंजी भी योलमू को चुप कराते हुए बाहर आ गई, जिसे प्रेसिडेंट ना ने देख लिया और फिर हैरानी से पूछते हैं कि तुम नाकवन में क्या कर रही हो। तो तब उन्हें देख पहले तो इंजी के होश उड़ गए, मगर फिर फाइनली वो बता ही देती है कि मैं नाकवन में ही रहती हूँ। तो तब ये बात सुन प्रेसिडेंट ना हैरान थे। दूसरी तरफ मिस डोही जब जैसी नाही के रूम आई तो देखती है कि वो बहुत बुरी तरह रो रही है, क्योंकि कंपनी में सब ये कह रहे थे कि हैजुन पूरी कंपनी का ऑनर बनेगा। इसलिए पहले तो मिस डोही ने नाही को डांटा कि और कर डेटिंग। अब पता चला कि डेटिंग जैसी फालतू चीज में पड़कर हम कैसे अपने असली मकसद से दूर हो जाते हैं। मगर फिर बाद में नाही को ये बोलकर चुप कराने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अब भी हमारे पास एक चांस बाकी है। और वहीं दूसरी तरफ बाका जो कि कार वॉश कर रही है कि तभी उससे गलती से कुछ खराब हो गया, इसलिए कार का ओनर बहुत बुरी तरह बाका पे चिल्लाने लगा। ओल्ड कपल जो कि इस प्लेस के ओनर है बीच में आकर बात खत्म करते हैं और फिर बाका को उस कार को ठीक करने के लिए बोलकर जाने लगे, ये कहकर कि हम तुम्हारी मदद करा देते, बट अब क्योंकि हमें अपने फादर के मेमोरियल पे जाना है इसलिए हम रुक नहीं सकते। तो तब ये बात सुन बाका कहती है कोई नहीं, यानी गलती मेरी है इसलिए मुझे ही इसे ठीक करना होगा। और फिर बहुत देर तक काम करने लगी। अब हम मिस्टर बॉग को देखते हैं जिनसे मिस मार्करे नॉन स्टॉप पूछ रही थी कि आखिर 50 साल पहले तुम्हारे और प्रेसिडेंट ना के बीच क्या हुआ था। तो तब मिस्टर बॉग ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की कि एक्चुअली मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही पसंद करता था, मगर फेस टू फेस कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने तुम्हें लव लेटर्स लिखने शुरू किए। मगर वो लेटर्स तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही प्रेसिडेंट ना यानी वॉन्ग गायब कर देता था और फिर एक दिन मुझे तुम्हारा रिप्लाई मिला। मिस मार्करे पूछती हैं कौन सा रिप्लाई। तो तब वो उन्हें एक लेटर दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि मैं बहुत जल्द शादी कर रही हूँ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, इसलिए तुम प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ। जिसे रीड कर मिस मार्करे हैरानी से कहती हैं कि पर मैंने इसे कभी नहीं लिखा। तो तब मिस्टर बॉग बताते हैं हाँ, पर उस टाइम मुझे भी ये बात पता नहीं थी, पर जब मुझे ये लेटर मिला तो मैं भागता हुआ नागवन आया एंड वॉन्ग से सच पूछने लगा। तो तब उसने भी मुझे यही सेम बताई कि तुम बहुत जल्द शादी कर रही हो, वो भी और किसी से नहीं बल्कि वॉन्ग से ही, क्योंकि वॉन्ग सुंदर था जिसे तुम्हारे पेरेंट्स भी पसंद करते थे और मैं अगली एंड गरीब, जिस वजह से मेरी हिम्मत टूट गई एंड देन मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ा, इसलिए मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ा। फिर जब बाद में मुझे सारी सच्चाई पता चली कि ये सब वॉन्ग का करा धरा था जिसने हम दोनों को अलग किया, मगर मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाया क्योंकि तब तक मेरी किसी और से शादी और बच्चे हो चुके थे। तो तब ये बात सुन मिस मार्करे हैरान थी कि आखिर वॉन्ग ने ऐसा क्यों किया। इसलिए मिस्टर बॉग बोलते हैं कोई नहीं, अब भी देर नहीं हुई, यानी मैं बहुत जल्द वॉन्ग से अपने सारे बदले लेने वाला हूँ। दूसरी तरफ एजेंट जो कि बाका की बातें सोच सोच कर परेशान था, इसलिए फिर से डायरेक्ट उसके पास जाने लगा और जब जैसी देखता है कि बाका इतनी रात तक काम कर रही है, इसलिए उसे बाका की फिक्र होने लगी कि तभी कार वॉश के टाइम सारा ठंडा पानी अचानक बाका पे गिरने लगा, जिसे हैजुन आकर बचाता है, यानी खुद सामने आकर बाका को कवर कर लेता है।
बाका पीछे हो पूछती है कि तुम फिर से, यानी तुम वापस क्यों आए। तो इस पर हैजुन ने जवाब दिया कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता। बाका पूछती है मतलब, यानी किस चीज़ के लिए रेडी हो। तो इस पर हैजुन ने बताया योलमू का फादर बनने के लिए, क्योंकि जब मैं योलमू का फादर बनूंगा तो तब मुझे पूरा हक होगा योलमू और तुम्हारे खर्च उठाने का। जिसे बाका हैरानी से देखने लगी कि तभी फाइनली हैजुन अपनी फीलिंग्स बाका से कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ, इसलिए अब और अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर सकता। यानी सच यही है कि मैं इसलिए बार बार तुम्हारे पास आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसकी ये बात सुन बाका के होश उड़ चुके थे, इसलिए पूछती है कि क्या तुम ड्रंक हो। हैजुन कहता है नहीं, यानी मैं पूरे होश आवाज़ में ये बात बोल रहा हूँ। पहले मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, मगर जब अमेरिका गया तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता, इसलिए प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। बट बाका कुछ नहीं कहती क्योंकि वो सदमे में थी कि इतना रिच पर्सन भला मुझ जैसी गरीब विधवा लड़की को कैसे पसंद कर सकता है, जिसका एक बेबी भी है। और बस फिर इसी लव कन्फेशन सीन के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.